आज हम लोग फिज़िक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी तक लेसन 1 पढ़ रहे थे, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेसन था आपका। और आज से, क्योंकि वहाँ पर जो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की थी, स्थिर विद्युत परिरक्षण, इसको करने के बाद हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में अगर हम देखें तो इसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में हम आज सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या होता है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम हिंदी में स्थिर विद्युत विभव कहा करेंगे, स्थिर विद्युत विभव या पोटेंशियल भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फिर इनको देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने लेसन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने स्टडी की हुई है कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने मान लिया ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जो कि इस दिशा में वर्क करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर्स को अभी तक हमने एक फिजिकल क्वांटिटी से हमने शो किया हुआ था, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो भी थी वो हमने फोर्स देखी थी। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी बिंदु पर आप कोई चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है, एक बल अप्लाई करना उस पर स्टार्ट कर देता है। कितना बल अप्लाई करता है? Q इंटू ई के बराबर अप्लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। तो एक तो हमने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये हमने देखा। अच्छा, दूसरा आज हम जो देखने वाले हैं, आज जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक कैरेक्टर है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कैरेक्टरिस्टिक और भी होता है। क्या कि अगर उस पे किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने 2 बिंदु माने हैं, आप और ले सकते हैं, तो देयर मे बी ए लॉट ऑफ पॉइंट्स। किसी भी बिंदु पर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं जाकर के, तो हम देखते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी आ जाती है। चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लेके जाता है, ऐसा नहीं है। जब हम उस चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख देते हैं तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है। अब हमने क्या देखा कि वही चार्ज पार्टिकल हम यहां पर लेके जाते हैं, उसके पास कुछ एनर्जी आ गई है। फिर वही चार्ज पार्टिकल, वही आवेशित कण आप यहां पर लेके रख दीजिए जाकर के, तो भी चार्ज पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी आ जाती है। हमने इस दोनों प्रकार के एनर्जीज में कि चार्ज पार्टिकल को जब हमने इस पॉइंट पर रखा, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी, जब हमने आवेशित कण को बिंदु ए पर रखा
तो उसके पास कुछ एनर्जी आ गई। जब हमने बिंदु बी पर उसी चार्ज पार्टिकल को रखा, आवेशित कण चेंज नहीं किया, बी पर रखा, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों बिंदुओं पर आवेशित कण को रखने से एनर्जी अलग अलग गेन करता है पार्टिकल। एनर्जी आवेशित कण के पास आती है। सपोज कि अगर हमने पॉइंट ए पर रखा तो उसने एनर्जी गेन की 10 जूल। जब वही वाला चार्ज पार्टिकल हम पॉइंट बी पर रखते हैं जाकर के, तो उसने एनर्जी गेन की 7 जूल। ये हम देखते हैं। थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज जरूर लगेगा, बट दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ये आवेशित कण का गुण नहीं है बेटा। कैसे पता कि ये आवेशित कण का गुण नहीं है? आवेशित कण का गुण इसलिए नहीं है क्योंकि वही आवेशित कण मैंने यहां पर रखा है, वही आवेशित कण मैंने यहां रखा है। अगर ये आवेशित कण का कैरेक्टर होता तो मैंने आवेशित कण को चेंज नहीं किया, चार्ज्ड पार्टिकल मैंने नहीं बदला। तो अगर ये आवेशित कण का गुण होता तो क्योंकि मैंने आवेशित कण वही यहां पर रखा, वही यहां पर रखा, आवेशित कण को मैंने बदला नहीं है, तो उसकी एनर्जी बदलनी नहीं चाहिए थी। आवेशित कण को नहीं बदला ना, तो आवेशित कण का तो ये गुण नहीं हो सकता। फिर ये किसका कैरेक्टर हो सकता है? तो ये कैरेक्टर हो सकता है इस लोकेशन का। जब आप उसी आवेशित कण को बिंदु ए पर रखते हैं, लोकेशन ए पर रखते हैं, तो वो 10 जूल एनर्जी गेन करता है। उसी आवेशित कण को जब आप बी पर रखते हैं जाके, तो वो 7 जूल एनर्जी गेन कर पाता है। वो 10 जूल नहीं गेन करता है, कम करता है, ज्यादा करता है। बट द मेन थिंग इज कि हम अलग अलग लोकेशन पर रखते हैं चार्ज पार्टिकल, अलग अलग एनर्जी गेन करता है। आपको मैं बताऊं, हमने इसका एक नाम दिया कि इसको हम बोला करेंगे पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल 10 जूल है, पोटेंशियल 7 जूल है, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ हम ये कहेंगे कि अगर इस बिंदु पर रखने से चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी 10 जूल आई, इस लोकेशन पर उसी आवेशित कण को रखने पर एनर्जी 7 जूल आई, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि इस बिंदु का विभव ज्यादा है और इस बिंदु का विद्युत विभव कम है। तो हम सिर्फ तुलना कर सकते हैं इस तरह से। विद्युत विभव निकालने का मेथड क्या है, किसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, अभी हम उस पर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेशित कण को अलग अलग लोकेशन पर अगर हम रखते हैं तो वो आवेशित कण अलग अलग एनर्जी गेन करता है। अब एक जगह ज्यादा एनर्जी गेन करता है, एक जगह कम एनर्जी गेन करता है। तो आवेशित कण जिस लोकेशन पर रखने से ज्यादा एनर्जी उस पर आती है, उसे हम बोलते हैं कि यहां इस बिंदु का विभव ज्यादा है, इस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव ज्यादा है। और जिस बिंदु पर आवेशित कणों को रखने से एनर्जी कम आती है, हम बोलते हैं कि इस बिंदु का विद्युत विभव कम है। लेकिन याद रखें कि ये लोकेशन का कैरेक्टर है, ये चार्ज पार्टिकल के कैरेक्टर नहीं है, लोकेशन का कैरेक्टर है। कैसे? मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि इस जगह मैंने जो आवेशित कण रखा था वही आवेशित कण तो मैंने यहां रखा। अगर ये आवेशित कण का गुण होता तो दोनों जगह सेम आवेशित कण मैंने रखा है। अगर आवेशित कण का गुण होता तो सेम आवेशित कण होने की वजह से इसको नहीं बदलना चाहिए था, क्योंकि आवेशित कण सेम था। तो हमको पता चला कि आवेशित कण का तो कैरेक्टर नहीं है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं में बदल क्या रहा, इन दोनों बिंदुओं में लोकेशन बदल रही है, स्थिति बदल रही है, पोजीशन बदल रही है, पॉइंट बदल रहा है, उनकी जगह बदल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जगह का ही कैरेक्टर होगा, ये पॉइंट का कैरेक्टर होगा, ये लोकेशन का कैरेक्टर होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं इसको आपको बता सकता हूं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई आदमी एक कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे कि एक दुकान खोलता है, चाय की दुकान खोलता है। एक आदमी चाय की दुकान खोलता है, दो दुकानें खोलता है। एक दुकान खोलता है वो मेन मार्केट जहां पर है, जहां पर आवागमन ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है लोगों की, जहां पर वर्कशॉप्स ज्यादा है, एक दुकान वो वहां पर खोलता है। और वही आदमी अपनी एक चाय की दुकान
कहीं अंदर अपने घर वाली किसी पतली सी गली में खोल देता है दुकान, चाय की दुकान। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसकी किस दुकान में उसको ज्यादा पैसे की कमाई होगी। सोचिए थोड़ा सा। तो आप भी ये जानते हैं और आप बता भी सकते हैं कि सर जो उसकी दुकान मार्केट में है, मेन मार्केट में, वहां पर वो ज्यादा मनी अर्न कर सकता है, और जो दुकान उसकी गली कूचे में है वहां पर वो पैसे अर्न करेगा, लेकिन उसकी तुलना में यहां पर पैसे कम अर्न हो पाएंगे उसके। तो अभी किसका कैरेक्टर है, आप थोड़ा सा सोच के बताइए। वही आदमी है, उसी की दोनों दुकानें हैं, तो क्या ये कैरेक्टर दुकान का है या ये कैरेक्टर उस आदमी का है? आंसर इज नो। ना तो ये कैरेक्टर दुकान का है और ना तो ये कैरेक्टर उस आदमी का है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये उस जगह का है कि मार्केट में उसकी दुकान में ज्यादा मनी अर्न होगा, और गली कुचे में अगर वही दुकान चाय की खोलता है तो उसको कम धन कमा पाएगा वो। तो आप जानते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बेटा हम यही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं कि इस काम का पोटेंशियल, चाय की दुकान का पोटेंशियल, इस काम का पोटेंशियल मार्केट में ज्यादा है, गली में कम है। पोटेंशियल। तो फिर से वही वर्ड आया बेटा, फर्क यहां पर है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। लेकिन आपने अब समझा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो लक्षण है, अभिलक्षण है, ये गुण है, ये दुकान का नहीं था, ये उस जगह का कैरेक्टर है। सिमिलरली अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर हम प्लेस करते हैं, एक जगह पर चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी आती है, एक दूसरी जगह पर चार्ज पार्टिकल कम एनर्जी गेन कर पाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु का विद्युत विभव ज्यादा है और इस बिंदु का विद्युत विभव कम है। कितना है मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी इसकी बात पर आऊंगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, स्थिर विद्युत विभव किसका अभिलक्षण है? आंसर है स्थिर विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु का अभिलक्षण है। स्थिर विद्युत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, वो किसका अभिलक्षण है? तो ऊर्जा जो अभिलक्षण है वो आवेशित कण का अभिलक्षण है, क्योंकि जब आवेशित कण यहां रखोगे जाके तो एनर्जी पॉइंट को नहीं मिलती है, एनर्जी कण को मिलती है। वो जो चार्ज पार्टिकल आप रखते हो तो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को मिलेगी, लेकिन पोटेंशियल विभव बिंदु का होगा। प्लीज माइंड इट कि स्थिर विद्युत जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आवेशित कण का अभिलक्षण है। वो एनर्जी क्योंकि पॉइंट की नहीं होती, एनर्जी चार्ज पार्टिकल की होगी, लेकिन जो विद्युत विभव होगा वो लोकेशन का अभिलक्षण है, वो बिंदु का अभिलक्षण है। तो इस बात को जो कि अभी हमने सीखा, इस बात को मैं चाहूं तो 2 लाइंस में नोट कर सकता हूं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि स्थिर विद्युत विभव स्थिर विद्युत विभव स्थिर विद्युत विभव किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु लोकेशन। स्थिर विद्युत विभव किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु लोकेशन का अभिलाक्षणिक होता है। अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। याद रखिए ये आवेशित कण का नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको एक चीज और याद रखनी है
कि विद्युत विभव के साथ कभी आवेशित कण नहीं लगाएंगे, विद्युत विभव के साथ हमेशा बिंदु लगाएंगे। आप लैंग्वेज को कुछ इस तरह यूज करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु का विद्युत विभव, किसी आवेशित कण का विद्युत विभव आप नहीं कहेंगे कभी भी। ओके विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, आप यहां पर स्थित रख लीजिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेशित कण का अभिलाक्षणिक होता है। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो कि अभी हमने स्टडी करके निकाला। मैं एक बार फिर से आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर आप अलग अलग बिंदुओं पर अगर किसी एक ही आवेशित कण को रखने जाएंगे तो आप देखते हैं कि एक बिंदु पर उसी आवेशित कण को रखने से वो आवेशित कण ने ज्यादा एनर्जी एक्वायर की और उसी चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे पॉइंट पर रखने से उसने कम एनर्जी एक्वायर की। ऐसा हमने बोला कि इस बिंदु का विद्युत विभव ज्यादा है और इस बिंदु का विद्युत विभव कम है। तो जो स्थिर विद्युत विभव है वो किसी विद्युत क्षेत्र में, ध्यान रहे यह बिंदु कहां होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक होता है। यह चार्ज पार्टिकल का अभिलाक्षणिक नहीं है विभव। और जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है ये विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेशित कण का अभिलाक्षणिक होता है, क्योंकि ऊर्जा आवेशित कण की होगी लेकिन विभव किसी बिंदु की होगी, लोकेशन की होगी। अब जब हम लोग इतना कर चुके हैं तो इसके आगे चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एनर्जी आ रही है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इसे स्थितिज ऊर्जा क्यों बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल को जब यहां रखते हैं तो वो जितनी भी एनर्जी गेन करता है उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्यों आखिरकार स्थितिज ऊर्जा ही क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि इस ऊर्जा से वो चार्ज पार्टिकल गति नहीं करता, इस ऊर्जा से वो चार्ज पार्टिकल गति नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसको गतिज ऊर्जा तो नहीं बोल सकते। अब अगर गतिज ऊर्जा नहीं है तो इस दुनिया में गतिज ऊर्जा के अलावा दूसरे प्रकार की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ही है, तो इसीलिए हमने उसका नाम रखा स्थितिज ऊर्जा। तो आप ध्यान रखें इसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्यों कहा गया, क्योंकि इस एनर्जी से चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता। ओके, तो ये हो गए 2 मेन पॉइंट्स। अब क्योंकि मैंने देखा कि ये सारा कुछ एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी तो कार्य का ही एक रूप है, तो अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा वर्क डन से रिलेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं थोड़े से कैलकुलेशन और उसके बाद बड़ी आसानी से विद्युत विभव वगैरह की डेफिनेशन हम लोग बना सकेंगे। तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। आप देखें, इसे भी मैं इरेज कर देता हूं। तो इस विद्युत क्षेत्र में ये 2 पॉइंट्स बेटा हमने लिए हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B। मैंने क्या किया, इस बिंदु पर हम आए और यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। थोड़ा गौर से सभी बच्चे समझेंगे, अगर पॉइंट B पर हमने ये टेस्ट चार्ज रख दिया है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण E है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो कि हमने यहां रखा है प्लस Q0, इस पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। किस दिशा में लगेगा, बिकॉज दिस टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अप्लाई होगा। तो इस पर इस तरफ एक फोर्स लगने लगेगा
विच इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रिकल कितना लगेगा ये भी बेटा आप सब जानते हैं, Q इंटू ई के बराबर फोर्स इलेक्ट्रिकल इस पर इधर की तरफ लगने लगेगा। तो जैसे ही बिंदु बी पर मैंने ये चार्ज पार्टिकल रखा, इस पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल लगने लगा Q नॉट इंटू ई के बराबर, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना लगा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऐसा पकड़ करके बिंदु ए तक लाना चाहता हूं और मैं कैलकुलेट करूंगा कि हमने चार्ज जो टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट रखा है उससे बिंदु बी से ए तक लाने में हमने कितना वर्क किया। I want to calculate the work done from to bringing the charge Q naught from point B to point A। मैं ये वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं। उसके लिए बेटा आप ध्यान से देखें, मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल रखा, Q नॉट इंटू ई के बराबर उस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन मैं इसको इधर लाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना इस पर इधर की तरफ लग रहा है उतना ही लगभग फोर्स मुझे इस पर इधर लाने के लिए लगाना पड़ेगा। जब मैं इतना फोर्स लगाऊंगा इस साइड में, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल ऐसे चलेगा, लेकिन क्योंकि मैंने सेम फोर्स लगाया है, जितना इधर की तरफ लगा उतना ही मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसलिए इस पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और मैं यही चाहता हूं, आवेशित कण को मैं बिंदु ए बी से बिंदु ए तक लाना चाहता हूं बिना किसी त्वरण के। याद रखिए, बिना किसी त्वरण के मैं लाना चाहता हूं, और यही रीजन है कि जितना फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स में इसको इधर की तरफ लगा के धीरे 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 बिंदु ए तक ले आऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहां से जब यहां पर आए तो इसकी स्पीड बढ़े, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी त्वरण पैदा होगा और मैं त्वरण क्रिएट करना नहीं चाहता। इसलिए जितना फोर्स इस पर इलेक्ट्रिकल लग रहा है उतना ही फोर्स मैं इधर की तरफ अप्लाई करूंगा Q नॉट ई, और धीरे धीरे इसको डिस्प्लेस करते चला जाऊंगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने माना कि ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। कितनी छोटी डिस्टेंस, तो कुछ भी मान लीजिए आप इसको। हमने मान लिया कि ये एक जो छोटी सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है dr। तो सबसे पहले आवेश Q नॉट को बिंदु B से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में dr दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। सबसे पहले हम आवेश प्लस Q नॉट को, आवेश प्लस Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर, आवेश प्लस Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B से अनंत सूक्ष्म दूरी dr तक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलाने में बाह्य
कर्ता द्वारा कृत कार्य। देखिए बेटा थोड़ा ध्यान से, आवेश प्लस क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी से अनंत सूक्ष्म दूरी डी आर तक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलाने में बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? क्योंकि अनंत सूक्ष्म दूरी चलाई है तो जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा होगा। देखिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं करने के लिए। वैसे तो मुझे पूरा बी से ए तक आवेशित कण को लाने में किया गया कार्य निकालना है, लेकिन मैं एक साथ इतना कार्य नहीं निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटी छोटी दूरियां चलाऊंगा, उनके कार्य कैलकुलेट कर लूंगा और फिर आपस में सबको जोड़ देंगे। या जोड़ने का हमारे पास जो मेथड है इंटीग्रेशन का, समाकलन का, वो मेथड हम यहां पर यूज कर लेंगे। यही हम करना चाहते हैं। तो मैं पहले सिर्फ इतनी दूरी तक लाने में और बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य पता लगाना चाहता हूं। DW कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? कार्य फॉर्मूला, क्योंकि बाह्य कर्ता द्वारा है तो आरोपित बल, बाह्य कर्ता जो बल आरोपित करेगा वो लेंगे, आरोपित बल गुणे विस्थापन। अब ध्यान से बेटा देखें, हाँ देखिए इधर आपने बी से ए तक लाना है ना इसको, तो आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया है। इस पर कितना फोर्स लगाया? अभी मैंने जिक्र किया कि जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है उतना ही फोर्स लगाएंगे और इधर लेके हम इसको आएंगे। तो हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना होगा? आरोपित बल वो Q नॉट इंटू ई के बराबर होगा। और विस्थापन कितना? अनंत सूक्ष्म विस्थापन dr, ये dr ले लिया। एक चीज यहां देखने की है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण बेटा कितना है। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इसको, क्योंकि यहां के इस आर्टिकल में अधिकतर स्टूडेंट्स को चिन्ह का बहुत इश्यू रहता है, चिन्ह का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बता देता हूं, मैं इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और बेटा इधर की तरफ तो विस्थापन हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये फोर्स कौन सा है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल है। हम इसको यहां से यहां लाना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंसी किस तरफ फोर्स लगा रही है? इधर की तरफ फोर्स लगा रही है। और विस्थापन किधर हो रहा है? इधर की तरफ। मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ओके, अच्छा अगर यहां पर यह बात होती कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ध्यान से देखें, या इसको अभी मैं रहने देता हूं, पहले मैं एक काम कर लेता हूं। अतः बी से ए तक लाने में बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य। अब आवेशित कण को अब आवेशित कण को बिंदु बी से ए तक लाने में बाह्य कर्ता द्वारा कृत कुल कार्य। तो बेटा मैंने क्या तरीका बताया कि dr दूरी तक लाओ, फिर इतनी दूरी तक लाइए, फिर यहां तक लाइए, यहां तक, और ऐसा करते करते सब कार्य निकाल लीजिए, सबके dw निकाल लीजिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अभी मैं ले रहा हूं बाह्य कर्ता द्वारा कृत कुल कार्य, तो टोटल वर्क को मैं w कर लूंगा और उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। क्या मेथड? कि इस dw का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो टोटल वर्क निकल करके आ जाता है W इज इक्वल टू, हाँ आप चाहें तो इसका एक सिंबल दे सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं।
वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, लोअर लिमिट बी जहां से आपने शुरू किया है और अपर लिमिट ए जहां तक आप चार्ज पार्टिकल को लाए हैं। ओके, अच्छा अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। सो टोटल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर फ्रॉम बी टू ए। बेटा ये टोटल वर्क डन है आवेशित कण क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया, लेकिन ध्यान रखें ये बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो ध्यान से देखिए। अब आवेशित कण क्यू नॉट को, अब आवेशित कण P प्लस क्यू नॉट को बिंदु B से A तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य। देखिए बेटा यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है भैया, आप इसको अब समझने की कोशिश करें। जब बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य ले रहे थे तो बाह्यकर्ता फोर्स किस तरफ लगाता था, एक्सटर्नल एजेंसी जो थी वो फोर्स किस तरफ लगाती थी, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए पॉजिटिव साइन यहां पर लग रहा था। ओके, अच्छा अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की, अब गौर से देखिए जो यहां चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है ये वाला, इस चार्ज पार्टिकल पर विद्युत क्षेत्र किस तरफ बल लगा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तो उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, लेकिन विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। ध्यान से देखिए इस चार्ज पर विद्युत क्षेत्र किस तरफ फोर्स लगाता है, इधर की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाता है ऐसे और विस्थापन कैसे हो रहा है, ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो लगाया गया बल है वो विस्थापन से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर अपोजिट है तो दोनों के बीच, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना, 180 डिग्री, और कार्य का सूत्र लगाएंगे F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 180 करेंगे और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो जब बात हम विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की करेंगे तो बेटा वर्क डन तो उतना ही रहेगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर फ्रॉम बी टू ए। प्लीज माइंड इट, बी से स्टार्ट किया है तो बी विल बी लोअर लिमिट, ए तक लेके आए हैं, ए विल बी हायर लिमिट। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, विद्युत क्षेत्र में बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, सो वी शुड टेक अ माइनस हियर, हमको यहां पर एक माइनस का साइन लेना पड़ेगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब तक बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य आया तो बाह्यकर्ता द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में थे, तो दोनों के निशान प्लस रहे तब तक। लेकिन जब बात हमने विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की उस सिचुएशन पे विद्युत क्षेत्र का बल इधर की तरफ लगा रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है, उसमें दोनों विपरीत दिशाओं में है, जिसकी वजह से वर्क का साइन, वर्क का जो निशान होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये आवेशित कण प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य निकल करके आ गया। अच्छा, एक चीज तो हमने ये कर लिया, अब इसमें एक चीज और बेटा हम आपको करके दिखाना चाहते हैं, आप सभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जिस समय आवेशित कण मैंने यहां पर रखा था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर आवेशित कण को रखिए,
उस पर एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो हमने यहां पर जब रखा तो ये मान लिया कि आवेशित कण जब बिंदु बी पर रखा उस समय उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा UB है, UB। और इस पार्टिकल को जब हम खिसका के चला करके A तक लेके आ गए तो इस बिंदु पर आवेशित कण की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो UA है। तो UA क्या है? बिंदु A पर आवेशित कण की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और UB क्या है? बिंदु B पर आवेशित कण की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब एक चीज और कि जब यहां पर आवेशित कण को रखेंगे तो इसके पास ये ऊर्जा क्यों आ जाएगी? तो बेटा बड़ा सिंपल है इसका मेरे पास जवाब कि आवेशित कण को जब यहां पर आप रखोगे आके, तो किसी भी आवेशित कण को बिंदु B पर आप रखेंगे आकर के, तो अपने आप तो नहीं आ जाएगा ना, वो आपको ही उसको लाके B पर रखना पड़ेगा। और अगर आप ही लाकर B पर रखे होंगे तो B तक लाने में कहीं से तो लाए होंगे ना, आप उसको कहीं से उसको B तक लाए, आपने उस पर वर्क किया और वो वर्क ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पर UB कह दी गई। अब इसी आवेशित कण को हम और वर्क करेंगे, इस पर और वर्क करेंगे और वर्क करके इसको A तक ले आएंगे। तो हमने और काम किया, इसका मतलब इस पर जब और वर्क किया हमने इस पर, तो इसकी और ऊर्जा बढ़ गई होगी, वो ऊर्जा भी इसमें स्टोर हो गई होगी, तो A तक आते आते उसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ गई होगी। उस ऊर्जा को मैंने क्या मान लिया? UA। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कि बिंदु B पर आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने UB मानी है और बिंदु A पर UA मानी है। बिंदु B पर रखते ही उसके पास स्थितिज ऊर्जा कहां से आ जाएगी उसका जिक्र मैंने किया कि बिंदु B पर आवेशित कण अपने आप से तो नहीं आ जाएगा ना, आप कहीं ना कहीं से उसको लाए होंगे, कहीं ना कहीं से लाए होंगे, उस पर वर्क किया होगा, आपने वर्क किया होगा, वो वर्क ही उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो बिंदु B पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी UB है और उसी को जब और चला के हम A तक ले आए, उस पर मुझे और काम करना पड़ा, और काम करना पड़ा तो उसकी ऊर्जा और उसमें और वर्क इकट्ठा हो गया और एनर्जी स्टोर हो गई, वो एनर्जी यहां पर आके हो गई UA। तो बिंदु B से A तक लाने में हमने कितना वर्क किया यहां पर मान लेते हैं। सबसे पहले माना UB आवेशित कण प्लस Q0 की बिंदु B पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित कण प्लस Q0 की बिंदु B पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने UB को क्या मान लिया? आवेशित कण प्लस Q0 की बिंदु B पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा UA हमने क्या मानी? UA हमने मानी आवेशित कण प्लस Q0 की बिंदु A पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो ये चीजें हमने मान ली। अब बिंदु B पर जब चार्ज पार्टिकल था तो उसकी एनर्जी थी UB, जब इसको हम चला के बिंदु A तक लाए तो उसकी एनर्जी हो गई UA। अब आप मुझे बता सकते हैं कि B से A तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर से कुल कार्य में निकालना चाहता हूं। ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स। इसलिए आवेशित कण प्लस Q0 को
बिंदु बी से बिंदु ए तक। ध्यान रखें ये दोनों ही बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, बाहर नहीं होने चाहिए। आवेशित प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे बेटा? बड़ा इजी है। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। देखिए मैं यहां पर यह वर्क कैसे निकालूंगा, मैं इसको निकालूंगा। आपने क्लास 11th में एक थ्योरम पढ़ी थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी पार्टिकल को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो दोनों स्थानों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। याद आया होगा शायद आपको वर्क एनर्जी थ्योरम कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जब किसी पार्टिकल को ले जाते हैं तो यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता था? आंसर है दोनों स्थानों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर। तो अगर बी से ए तक ले गए हैं तो किया गया कुल कार्य कितना होना चाहिए? तो दोनों स्थानों की जो ऊर्जाएं हैं यू ए और यू बी, इनके अंतर के बराबर होना चाहिए। अंतर के बराबर होना चाहिए यानी कि यू ए माइनस यू बी। अब एक चीज और भी बेटा आप याद रखिएगा, यहां पर मैंने क्या लगाया है? यहां पर मैंने लगाया है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का यूज किया है मैंने। कार्य ऊर्जा प्रमेय, और कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता था? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ये हुआ करता था। वही चीज मैंने यूज की, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। फाइनल कैसे? बिंदु बी से स्टार्ट किया तो यहां जो ऊर्जा है ये इनिशियल है, और बिंदु ए तक लाए हैं तो यहां पर जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी है, इसलिए यू ए माइनस यू बी हमने यहां पर किया। अब थोड़ा गौर से सभी बच्चे देखें, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ये भी था, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ये भी तो है बेटा। तो दोनों ही आवेशित कण को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य के सूत्र है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से आप देखें दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, ध्यान से देखें, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए W फ्रॉम बी टू ए। मैं इसको ऐसे लिखे देता हूं, यू ए माइनस यू बी डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, और यही इसके भी बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर फ्रॉम बी टू ए। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन मेरे सामने आ गई। अब इसमें से थोड़े से कैलकुलेशंस, थोड़े से सॉल्यूशंस करेंगे हम। क्या करेंगे? हम जितने भी पक्ष हैं बेटा ध्यान से देखिए, ये क्या है? बिंदु ए और बिंदु बी पर आवेशित कण की ऊर्जाओं का अंतर है, और यही किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। ये आपने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम से, प्लीज इसको जरूर याद रखिए आप। अब मैं एक काम करना चाहता हूं, पूरी इक्वेशन में क्यू नॉट से डिवाइड करना चाहता हूं मैं इसको, क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू नॉट। यहां पर मैं लिखूंगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट।
इसमें क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर फ्रॉम बी टू ए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और इसको सभी बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहां पर आपने देखा ये क्या चीज है, ये है आवेशित कण क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा। अच्छा, और बटे में आवेशित कण का आवेश यूज हुआ है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है एकांक आवेश को या एक कूलॉम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य। तो ये क्या है बेटा, ये है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां W वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ये क्या चीज है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण या एक कूलॉम के आवेश को, क्योंकि आवेश की मात्रा से डिवाइड हुआ है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलॉम के आवेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलॉम के आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक बिना त्वरण, ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना त्वरण के विद्युत क्षेत्र द्वारा ले जाने में कुल कार्य है। ये याद रखें, शब्दों को बहुत अच्छे से समझिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलॉम के आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक विदाउट एक्सीलरेशन विद्युत क्षेत्र द्वारा ले जाने में किया गया कुल कार्य। और बेटा आपको मैं बता दूं, इसी का हमने एक नाम रखा, क्योंकि अभी मुझे इतना बड़ा बताना पड़ा, इतना बड़ा बार बार मुझे ना बताना पड़े, इसके लिए मैंने इसका एक नाम रख दिया और इसका मैंने नाम रखा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर है, इसका मैंने नाम रखा बिंदु ए व बिंदु बी के बीच विभवांतर। विभवांतर तो आप याद रखें, ये फॉर्मूला बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का है और इस विभवांतर को भी हमने एक सिंबल दिया, इस विभवांतर को भी हमने सिंबल दिया। क्या सिंबल हमने दिया, इस विभवांतर को बेटा मैंने सिंबल दिया VA माइनस VB, ये हमने सिंबल दिया। VA क्या चीज है, बिंदु A वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A पर विभव, VB है बिंदु B पर विभव, और VA माइनस VB ही क्यों लिखा, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कहां की है, बिंदु B से A तक लाए हैं, तो A पर जो विभव होगा वो फाइनल होगा और बिंदु B पर जो विभव होगा वो इनिशियल होगा आपका। तो इस तरह से विभवांतर को, बिंदु A और B के बीच विभवांतर को हम ऐसे लिखा करेंगे। हमेशा याद रखें, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इस तरह से आप इसको लिखा करेंगे। हम चाहें तो इसे और भी साफ शब्दों में इसे यहां पर मैं लिख के आपको दिखा सकता हूं, या अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं यहीं पर आपको लिख के दिखा देता हूं। ओके, अब हमने अभी तक जो भी स्टडी किया उसमें क्या देखा है बेटा, उसमें देखा UA माइनस
UB अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू, इसी को तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला, VA माइनस VB। यूं इस तरह से आप याद रखेंगे। बहुत ध्यान रखें, इन सिंबल्स का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। हमने आवेश को स्टार्ट किया था B से, लेके गए हैं A तक। एनर्जी में फाइनल एनर्जी पहले, इनिशियल बाद में। वर्क डन में ध्यान से देखें, केवल वर्क डन में ही B पहले होगा, A बाद में होगा। ध्यान रखिए आप सभी बच्चे, बाकी सब जगह A पहले B बाद में, A पहले B बाद में होगा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और लोअर लिमिट भी जहां से आप स्टार्ट करेंगे वो यहां, और जहां तक आप ले जाएंगे वो अपर लिमिट बनेगी, हायर लिमिट बनेगी वो। तो इतनी सारी चीजें हम अभी तक निकाल के लाए, और हम चाहें तो यहां से आप विद्युत विभव को डिफाइन भी कर सकते हैं। हालांकि जहां पर जो भी मैंने लिखा है बेटा, ये विद्युत विभवांतर की ही परिभाषा मैंने लिखी हुई है। क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलॉम के आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक बिना त्वरण के, बहुत याद रखें, विदाउट एक्सेलरेशन, विद्युत क्षेत्र द्वारा ले जाने में किया गया कुल कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। लेकिन मैं इसको और भी साफ शब्दों में फिर से लिख देता हूं कि विभवांतर किसको बोला जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, यहीं से मैं बना देता हूं विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर, आप इसे विद्युत विभवांतर लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्टकट में इसे PD भी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, अब मैं उसकी डिफिनेशन लिख देता हूं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम के आवेश को बिना त्वरण चलाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। मैं फिर से एक बार पढ़ दूं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम के आवेश को बिना त्वरण चलाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये विद्युत विभवांतर, ये उसके सिंबल्स आपने बनाए। तो ये हो गई विद्युत विभवांतर के परिभाषा। और विद्युत विभवांतर को हम कैसे लिखते हैं, VA माइनस VB। A फाइनल पॉइंट है, B इनिशियल पॉइंट है। वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट।
ये विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला बनेगा। यहां ए पहले बी बाद में, यहां बी पहले ए बाद में। मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से देखिएगा भाई, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो हो गई विद्युत विभवांतर की बात। अब बात ये आती है कि मैं यहां पर थोड़ा सा और एक काम करना चाहता हूं कि मैं किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा बनाना चाहता हूं। जैसे विद्युत विभवांतर तो ये है, लेकिन VA क्या चीज है, मैं यहां पर लिखे देता हूं। यहां VA बिंदु A का विद्युत विभव, बिंदु A का विद्युत विभव, और जो VB है वो बिंदु B का विद्युत विभव है। ये आपको याद रखना है। तो अभी हमने सिर्फ विभवांतर की परिभाषा बेटा बनाई है, हमने अभी विभव, किसी एक बिंदु के विभव की परिभाषा नहीं बनाई है। अब ध्यान से देखिए, मैं किसी एक बिंदु के विभव की परिभाषा को कैसे बना सकता हूं। उसके लिए मैं यहां पर करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए सभी बच्चे। जो यहां पर बिंदु B आप देख रहे हैं, अगर ये बिंदु B, गौर से देखिएगा, ये बिंदु B अगर अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर लिया हुआ है, अगर बिंदु B को मैं ऐसा दूर करते चला जाऊं और इस बिंदु B को मैं कहां तक पहुंचा दूं, अनंत तक। ध्यान से देखिए, अभी ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, अगर ये बिंदु B मैं अनंत पर पहुंचा दूं, यदि बिंदु B अनंत पर हो, अगर जो बिंदु B है वो अनंत पर हो जाए, तो उस समय बिंदु B का जो विभव होगा वो अनंत पर के विभव के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B को मैंने कहां पर पहुंचा दिया, अनंत पर। तो अब B की जगह में क्या यूज कर सकता हूं, इन्फिनिटी। सो VB विल बी इक्वल टू V इंफिनिटी, और अनंत पर विभव का मान शून्य होता है बेटा। अनंत पर विभव का मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, क्योंकि अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए अनंत पर विभव भी शून्य होगा। ध्यान रखें, यहां पर जो बिंदु B था यह विद्युत क्षेत्र के अंदर था, अगर यह बिंदु अनंत पर चला जाएगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से वहां पर पोटेंशियल भी वहां का जीरो हो जाएगा। और उस सिचुएशन पे यह फॉर्मूला आपका कैसा रहेगा, उसका शेप कैसा हो जाएगा, आप थोड़ा गौर से देखिए। VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन Q नोट करेंगे। आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी, अब मैं इसको हटा देता हूं। विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन मैंने क्या देखा यहां पर कि यदि बिंदु B कहां पर हो, अनंत पर हो, तो VB बराबर V इंफिनिटी, और उस समय वहां पर विभव कितना होगा, शून्य, क्योंकि अनंत पर क्षेत्र शून्य होता है। पहले मैं करके दिखा चुका हूं आपको। Therefore VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट से क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें। VA की जगह पे VA और VB की जगह पर क्या लेना पड़ेगा मुझे, जीरो। याद रखें, अनंत पर विद्युत विभव शून्य होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A, अभी वर्क डन फ्रॉम B टू A था, क्योंकि B अनंत पर चला गया, तो इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। इस तरह से आपने देखा कि पॉइंट A का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। अब आप बेटा देख रहे हैं, पहले ये फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को इंडिकेट करता था, अब
दो बिंदुओं में से जब मैंने एक बिंदु को इंफिनिटी पर भेज दिया तो यही जो फॉर्मूला है वो एक बिंदु के विभव को अब इंडिकेट कर रहा है। तो हम चाहें तो अब यहां पर किसी बिंदु के विभव की परिभाषा में बना सकता हूं। विभवांतर की मैं बना चुका हूं, अब हम विभव की बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, विभव भी बेसिकली विभवांतर ही है। क्यों? आप देखिए ना, बना के तो इसी से लाए हैं ना बेटा, आप बना के तो इसी से लाए हैं। तो विभव भी बेसिकली क्या है? विभवांतर ही है। बस फर्क इतना है कि इसमें दो बिंदुओं में से एक बिंदु इंफिनिटी पर होता है। फर्क बस इतना ही रहता है। तो मैं क्या परिभाषा बना सकता हूं कि किसी एक कूलॉम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इस बार आप कहां से चार्ज को लाए हैं, बिंदु बी अनंत पर चला गया तो अनंत से चार्ज आप लाए हैं। एक कूलॉम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। हम इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। मैं ये डेफिनेशन यहां पर नोट कर देता हूं। तो अब हम परिभाषा बना रहे हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव किसी एक कूलॉम के परीक्षण आवेश को, किसी एक कूलॉम के परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि लाए हम अनंत से हैं लेकिन बिंदु ए विद्युत क्षेत्र के अंदर है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक, याद रखें बिना त्वरण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में कृत कार्य ही उस बिंदु पर, उस बिंदु पर उस विद्युत, उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव कहा जाता है या कहलाता है। ओके, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं विद्युत विभव की, जो कि मैंने यहां से बनाई है। किसी एक कूलॉम के परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक बिना त्वरण लाने में किए गए कृत कार्य ही उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र का विभव कहलाता है। ये उसका फॉर्मूला बनेगा जाकर के। तो प्लीज आप जरूर याद रखें कि किसी बिंदु का विद्युत विभव भी बेसिकली विभवांतर ही होता है। फर्क इतना है कि उसमें जो दो बिंदु यहां पर होते थे उनमें से एक बिंदु हमने इन्फिनिटी पर कर लिया है। तो हमने विभवांतर की डेफिनेशन भी कर ली, विभव की डेफिनेशन भी कर ली, और बेटा दोनों की फॉर्मूले भी आपने देखे, ये वाला फॉर्मूला भी देखा। एक बड़ी छोटी सी चीज बड़ी जल्दी से हम लोग यहां पर कर लेते हैं, क्या कि दोनों के फॉर्मूले आप देख रहे हैं और दोनों का बेसिक फॉर्मूला तो एक ही है। चाहे वो विभवांतर करा हो तो भी वर्क डन अपॉन चार्ज है, चाहे वो विभव करा हो तो भी वर्क डन अपॉन चार्ज है। मैं चाहूं तो ये बता सकता हूं कि किस प्रकार की राशि है। सबसे पहले यहां पर मैं देख लेता हूं व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज, ये किस तरह की भौतिक राशि है। मैं आपको बता दूं कि जो पोटेंशियल है बेसिकली दिस इज वर्क डन, मुख्य रूप से वो वर्क डन है, कार्य है, और कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है, इसलिए विभवांतर या विभव भी एक प्रकार की अदिश राशि है। सो क्वांटिटी स्केलर है, ये अदिश राशि है, ये याद रखें। और बेटा क्यों अदिश राशि है? मैंने बताया क्योंकि विभवांतर
बेसिकली तो कार्य है और कार्य अदिश है, इसलिए ये भी अदिश है। इसका मात्रक क्या होगा? किसका मात्रक? विभवांतर और विभव दोनों का बेटा सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा। मात्रक ऊपर वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का मात्रक होता है, यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। जूल पर कूलॉम, इसका एक और नाम रखा गया जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। ओके, सो दिस इज द यूनिट। डायमेंशंस, विमीय सूत्र क्या होगा इसका? जूल का विमीय सूत्र, जूल का विमीय सूत्र होता है ml2T-2। चार्ज का विमीय सूत्र होता है AT। आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो बेटा ध्यान से देखें आपको क्या मिलेगा। ml2T-2 और एक T यहां से जाएगा, T-3A-1। So this is the dimensional formula of electric potential difference as well as electric potential। तो ये विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव एक अदिश राशि है, मात्रक जूल पर कूलॉम या वोल्ट होता है, विमीय सूत्र ml2T-3A-1 होता है। तो ये हमने देखा, आज जो भी कैलकुलेशन किया उसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। उसमें से हमने विद्युत विभवांतर भी निकाला, विद्युत विभव भी कैलकुलेट किया, किसे कहते हैं विद्युत विभवांतर और किसे कहते हैं विद्युत विभव, मात्रक भी देखा, सारा कुछ। तो आज हम अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, जरूर देखिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे बताइए। तो आज के अपने लेक्चर में हम यही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और भी अच्छी बातों के साथ। थैंक यू।